ठीक है जी, हाँ जी शुरू करें जी। शुरू करते हैं जी। आज हमने ये चैप्टर देखना है, सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है। बेसिक जो आपका मैथ्स है उसमें 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 4, और ये आपका एक रीजनेबल पोर्शन आपके पेपर का बनता है। इतना बड़ा एरिया नहीं है, और जहाँ तक इसके कॉन्सेप्ट्स की भी बात करें, ये इतना ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंदर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। यही आप समझ गए कि बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 1 2 जो है वो तो आसान से 2 चैप्टर्स हैं, वो भी हम करेंगे। पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, ये कुछ नंबर्स होते हैं जो एक तरतीब में लिख दिए गए हैं। इंसानी जिबिल्लत ये होती है कि वो नंबर्स को जो तरतीब में लिखे गए हैं उनको पसंद करता है, तरतीब इंसान को पसंद है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो भी प्रोग्रेशन वगैरह के अंदर आपको जो पैटर्न्स नज़र आते हैं वो भी इंसान के लिए बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ना सिर्फ ये चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में जो नेचुरली पाई जाती है उनके अंदर पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम पैटर्न को रिकग्नाइज करके उनकी बेसिस के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस आसान कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग इस चैप्टर में ये चीज़ें सीखेंगे कि अगर कोई पैटर्न हमें पता चल जाए तो उस पैटर्न के अंदर हमें, क्योंकि अब एक पैटर्न है तो उसमें हर एक नेक्स्ट आइटम जो है उसके बारे में हमें पहले से पता होगा कि ये किसी खास सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, इसमें कोई खास तरतीब होगी, इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होगी, तो हम उसकी बेसिस के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको याद कराऊं, हमने फाइनेंस में पढ़ा कि यार अगर हम लोग ये देखें कि हमारी सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड के बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर हम लोग हर टाइम पीरियड के बाद उसको इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो यार इसका तो एक बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न है जो इसके अंदर बन गया है। एक ही अमाउंट सेम टाइम पीरियड के बाद सेम ही रेट के ऊपर हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो हमने उस पैटर्न को अपने सामने रखते हुए वो जो 60-70 कैलकुलेशंस हमने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की करनी थी, उसकी जगह पे हमने एनविटी का एक फार्मूला लगाया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर के अंदर भी हम यही चीज़ें कुछ बेसिक सीखेंगे कि यार अगर हमें कुछ पैटर्न्स पता चल जाएं तो उन पैटर्न्स की बेसिस पे हम अपनी कुछ कैलकुलेशंस आसान कर सकते हैं, कुछ जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पैटर्न तो नेचुरल नंबर्स ही है। सबसे बड़ा पैटर्न इंसान की नज़र में नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 so on and so forth। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न हमें इसके अंदर नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, क्या पी के आए हैं, चाय ही पी के आया हूं मैं। लेकिन देखें जरा, इसके अंदर हर एक नया नंबर उससे पीछे वाले नंबर से एक खास फिक्स अमाउंट ज्यादा है। 1 का इंक्रीज है, 1 का ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। मुझे पता है 6 के बाद जो आएगा वो 5 में 1 ऐड करने से आएगा। तो ये एक पैटर्न है। हमारे पास नेचुरल नंबर्स में एक पैटर्न है, और हम इस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं, बहुत सारी फ्यूचर की चीज़ों को हम लोग आज देख सकते हैं कि वो क्या होंगी, ठीक है जी। इसी पैटर्न को सामने रखते हुए हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले बनते हैं। इसी पैटर्न को सामने रखते हुए सिंपल इंटरेस्ट हम समझते हैं क्या होता है। इसी पैटर्न को सामने रखते हुए हम लोग जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या नाम है इसका, इंडेक्स नंबर्स और इस तरह की चीज़ें, तो हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली पैटर्न्स जो होते हैं वो तो बहुत सारी बेतहाशा तरह के होते हैं। इसी तरह हर पैटर्न को हम लोग अगर एक पैटर्न को एक तरतीब में लिख दें तो उसको हम कहते हैं ये हमारी सीरीज है, ठीक है जी। ये हमारा एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस जो होता है इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर ईच ऑफ विच इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट लॉ, डिफाइंड लॉ। हर नंबर जो है वो एक खास पैटर्न को फॉलो करता है, एंड दैट लॉ इज फॉलोड थ्रू आउट द सीक्वेंस। और सारे सीक्वेंसेस के अंदर यही लॉ जो है ये फॉलो होता है। इंसान की लाइफ के अंदर बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारी रेशियोज हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि इंसान को बहुत सारी जगहों पे नज़र आते हैं। एक फिबोनाची नंबर है, आप लोगों ने उसको ज़रा जाकर रिसर्च करना है, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन उसके साथ आपको अंदाज़ा होगा कि इंसान की नेचर के अंदर, लाइफ के अंदर जो नेचुरली फाउंड चीज़ें उनके अंदर कैसा ज़बरदस्त सीक्वेंस पाया जाता है, ठीक है जी। यूलर नंबर आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया 2.71 समथिंग, ये जो है ये आपका ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सीक्वेंस जो है ना आइडेंटिफाई करके देता है। इसी तरह से पाई 3.14 जो है नंबर, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है जो कि बहुत सारे सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। खैर हम वापस आते हैं, हम 2 बेसिक सीक्वेंसेस को पढ़ते हैं। एक अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है और एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस ये होता है कि हर जो नया नंबर है उस सीक्वेंस के अंदर वो उससे पीछे वाले नंबर में कुछ ऐड
या लेस करने से आता है। बेसिकली इसको आसानी के लिए याद करने के लिए कहते हैं कि इसमें कुछ ऐड या लेस कर लें। दरअसल होता यह है कि एक नंबर ऐड करना है, अगर वो नंबर पॉजिटिव सीक्वेंस का पॉजिटिव साइन का होगा तो वो हम बेसिकली उस नंबर को ऐड कर रहे हैं, और अगर वो नेगेटिव साइन का होगा तो हम बेसिकली उस नंबर को लेस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सीक्वेंसेस के अंदर ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें हर नया नंबर उससे पीछे वाले नंबर में कुछ ऐड करने से आए, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होता है उसमें जो दो नंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस है, इसमें हर टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो होगी उसको a से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। a1 है, ये a2 है सेकंड, ये a3 थर्ड टर्म है, ये a4 फोर्थ टर्म है, a5 फिफ्थ टर्म है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो लास्ट टर्म होती है उसको हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स कि हम बिल्कुल आखिरी टर्म के ऊपर पहुंच गए। सही है जी। इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि कोई भी टर्म उससे पीछे वाली टर्म में, कोई भी आइटम उसकी पीछे वाली टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड करने से आती है, जिसे हम डी कहते हैं। वो डी पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नंबर वाली जो टर्म है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और नेगेटिव नंबर वाली जो कॉमन डिफरेंस वाली जो सीक्वेंस होती है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो है जनाबे वाला 10, हम 10 से शुरू करते हैं, और मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो है जी 5 का प्लस का 5। तो मेरी जो सेकंड टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म में डी ऐड करने से आएगी, फर्स्ट टर्म में डी ऐड करने से आएगी, विच इज फर्स्ट टर्म 10 और डी 5 ऐड करने से आंसर आएगा 15। मेरी थर्ड टर्म सेकंड टर्म में डी ऐड करने से आएगी, विच इज सेकंड टर्म है जी 15 प्लस 5 बोले तो 20। फोर्थ टर्म थर्ड टर्म में डी ऐड करने से आएगी जो कि 20 प्लस 5 यानी कि 25 है। तो यानी कि हर नई टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो उससे पीछे वाले सीक्वेंस में कुछ ऐड करने से आएगी। अगर हम लोग थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म का फार्मूला होता है सेकंड टर्म प्लस डी, और सेकंड टर्म के फार्मूले की बात करें तो होता है फर्स्ट टर्म प्लस डी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी प्लस डी प्लस डी। 3 दफा डी ऐड करने से हम लोग जो है वो फोर्थ टर्म तक पहुंच सकते हैं। यहाँ से मेरे पास जो फार्मूला बनता है किसी भी फोर्थ टर्म को फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करने का, वो होता है जी फर्स्ट टर्म प्लस 3d। यानी कि जितनी भी सीक्वेंसेस हैं उनको हम लोग अगर जमा करते जाएं तो ये फार्मूला बन जाता है। अननेसेसरीली हम लोग इस बात को लंबा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस में कोई भी nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली ये होती है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है कोई भी अननोन टर्म फाइंड आउट करने का किसी भी एक सीक्वेंस में, वो कौन सी पोजीशन पे आएगी। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपका कॉमन डिफरेंस माइनस का होगा तो हर नई टर्म जो है वो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे जाती चली जाएगी, और नंबर लाइन क्योंकि इन्फिनिटी होती है तो वो आगे ही चलती चली जाएगी, उसका कोई एंड नहीं होगा। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है इसमें अगर आप प्लस करते जाएंगे तो हर नया नंबर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप कॉमन डिफरेंस आपका माइनस हो रहा है तो वो माइनस होते होते माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा, जो कि माइनस इन्फिनिटी आपको पता है कभी भी अचीव नहीं होती। हर नया नंबर जो होता है उससे बड़ा कोई ना कोई नंबर जरूर होता है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें हर नया नंबर किसी पुराने उससे पीछे वाले नंबर में कुछ ऐड करने से आता है। वो जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव होगा तो इफेक्टिवली आप एक नए नंबर में नए नंबर को कैलकुलेट करने के लिए माइनस कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल 100, अगर मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ और मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो -10 का है, तो मेरी फर्स्ट टर्म जो होगी वो 100 होगी, दूसरी फिर 90 हो जाएगी, तीसरी 80, फिर 70, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर नया नंबर जो है वो कम होता चला जाएगा। इसके बाद जब हम 0 पे पहुंचेंगे, 0 के बाद नई सीक्वेंस -10, -20 इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है वो हमें बताता है कि हर नए टर्म के अंदर, हर नई सीक्वेंस के अंदर जो नई वैल्यू आ रही है वो पुरानी वैल्यू में कुछ नंबर ऐड करने से आ रही है। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, ये होता है जी अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर अननोन टर्म को फाइंड आउट करने के लिए जो फ्यूचर की अननोन टर्म है, हमारे पास फार्मूला आ गया जी ये वाला, फर्स्ट टर्म प्लस n इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है जी। अब हम अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर नया नंबर उससे पीछे वाले नंबर को एक खास वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से आती है। उर्फे आम में हम इसे कहते हैं कि मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। बेसिकली हम मल्टीप्लाई ही कर रहे होते हैं।
एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम उसको डबल कर रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करें, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 और हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो है जी, वो भी 2 है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो आएगी 2, सेकंड टर्म जो है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, ये 4 आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर नई टर्म को पीछे वाले टर्म के साथ कैलकुलेट करने के लिए पीछे वाली टर्म को हम r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर तो वो r एक नंबर है तो इसका मतलब ये है कि हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 4 फिर इसके बाद क्या होता है जी 8, फिर क्या होता है जी 16, फिर 32, फिर 64, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर फर्ज करें कि आपका फर्स्ट टर्म जो है वो r-2 है, फर्स्ट टर्म 2 ही है और कॉमन रेशियो -2 है, तो अब क्या करेंगे, अब भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न आपको नजर आएगा कि फर्स्ट टर्म जो है वो तो 2 है, दूसरी -4 है, तीसरी जो है वो क्या है 8 है, चौथी -16 है, क्योंकि जब हम -4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 8 बन जाता है, जब हम प्लस के 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 16 बन जाता है, कौन सा -2। तो जब आपकी कॉमन रेशियो माइनस में होती है तो एक सीक्वेंस में एक टर्म प्लस, एक माइनस, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की और एक माइनस की, इस तरह से चलती जाती है, ठीक है जी। लेकिन वो वैल्यूज जो है वो बड़ी होती चली जाती हैं। ज्यादा इंटरेस्टिंग जो बात है वो अब आगे आने लगी है, इसको मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव 32 और -64 होगा, उसके बाद आगे ये चलता जाएगा। आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 और कॉमन रेशियो जो है वो आपकी है 1, तो बताएं फर्स्ट टर्म क्या होगी 2, सेकंड टर्म क्या होगी थर्ड वाली, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलती चली जाएगी। यानी कि अगर आपकी कॉमन रेशियो 1 हो तो हर नया नंबर पीछे वाले नंबर जितना ही होता है, और अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटी हो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, चलें इसको 200 में कर देता हूं और कॉमन रेशियो जो है ये कर देते, चलें 2 ही लिखते हैं। अब जरा कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना होगा, 0.8 कॉमन रेशियो जो है वो आपकी है 0.8, तो पहला सीक्वेंस आपका 2 होगा, दूसरा जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से तो 1.6 आ जाएगा जी, तीसरा कितना आएगा जी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.8 1.28, चौथी सीक्वेंस क्या आएगा सीक्वेंस में वैल्यू 1.024, 1.02 लिख रहा हूं मैं इसको, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई बाय 0.8 करते जाएं, 0.8193 कम होती जा रही है, ठीक है 0.655। अच्छा अब आपने ये देखिए कौन सा सीक्वेंस निकाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 टर्म्स तक आपने निकाल लिए। अब आपने काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, आंसर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.8 के साथ, आपने 10 दफा इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो अभी हम लोग 6 पे हैं, एक दफा प्रेस करेंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मुझे 20वीं टर्म बताएं क्या बनेगी। अब आपने कैलकुलेट करना है, अगर भूल गए हैं तो ये देखें मेरी बात सुने, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। 6 टर्म्स का 0.655 लिखें अपने पास और इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो आपके 7वीं आ गई, 7 8 9 10, मुझे 20वीं टर्म बताएं क्या होगी। 0.0288 यही होगी, हाँ ठीक है यही होगी, कैलकुलेट आपने कर लिया। चलो जो भी है, फर्स्ट करेंगे हमारी कौन सी टर्म है, 20वीं टर्म है। 50वीं टर्म क्या होगी। अच्छा चलें 50वीं टर्म की तरफ नहीं चलते, आप ये देखें, मुझे ये सोच के बताएं कि देखिए क्या हो रहा है, 2 से हम चले हैं और सीक्वेंस जो ये हमारा छोटा होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है ना, छोटा होता चला जा रहा है, हर नंबर जो है वो हमारा छोटा हो गया। ये कौन सी टर्म थी, ये 20वीं टर्म थी, तो ये 0 भी हो जाएगी कहीं ना कहीं, 0 भी हो जाएगी। अब जब ये 2 से चली है और 0.028 पे रह गई है तो मैथमेटिकली स्पीकिंग इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, ये कभी भी 0 नहीं होगी, ये 0.000000001 होगी लेकिन 0.0 नहीं होगी, पूरा 0 नहीं होगी, ये एब्सोल्यूट 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हर दफा हम पीछे वाली वैल्यू का 80% ले रहे हैं। When there is something you cannot reduce it, अगर आप उसको जो है ना वो 100% खत्म करें तो आप फिर ही उसे खत्म कर सकते हैं, जब आप उसे लेस देन 100% खत्म करेंगे तो वो कुछ ना कुछ फिर भी बच जाएगी। इसकी एग्जांपल बड़ी मजे की है,
वो कहते हैं जनाब अगर आपके पास एक रोटी हो और आप उसको खाना शुरू करें इस तरह से कि आप आधी रोटी खा लें और आधी रख लें, तो वो रोटी कभी आपकी खत्म नहीं होगी। वो किसी ने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो आधी भी नहीं रख सकूंगा, मैं तो पहले दिन ही खा लूंगा। ठीक है, लेकिन स्टोरी क्या है इसके पीछे? मैथमेटिकली स्पीकिंग व्हेन यू कीप ऑलवेज द हाफ और बाकी हाफ आप यूटिलाइज करते हैं, अगले दिन के लिए हमेशा कुछ हाफ बच जाता है। अब वो हाफ जितना ही मर्जी छोटा क्यों ना हो, ये इलेक्ट्रॉनिक पीस ही क्यों ना हो, वो बहुत छोटा भी होगा, फिर भी वो मैथमेटिकली जीरो नहीं है। सेम गोज है कि हर चीज जो है वो 0.000 के आसपास होती इसकी 100th वैल्यू तो बहुत ही छोटी हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने उसको गौर से देखा तो हमें पता चला कि यार इन सारी वैल्यूज को अगर हम जमा कर लें तो हम एक खास नंबर पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद इस तरफ जितनी मर्जी वैल्यूज हो इन सब का सम हमें पता लग सकता है। इंडिविजुअल वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, ये हमें पता लग गया, और इन सारी वैल्यूज का क्योंकि वो बहुत छोटी होती जाएंगी, इनको अब हम जमा भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस को जिसमें कॉमन रेशो हमारी, इस तरह के अरिथमेटिक सीक्वेंस को जिसमें कॉमन रेशो 1 और 0 के दरमियान में होती है, इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसमें हर नया नंबर उससे पीछे वाले नंबर से छोटा होता है। ये कब होगा? जब हमारी कॉमन रेशो 0 और 1 के दरमियान में होगी। जब हमारी कॉमन रेशो 0 और 1 के दरमियान में होगी तो इस टाइम, इस सिचुएशन में हमारी हर नई वैल्यू ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पीछे वाली वैल्यू से छोटी आती चली जाएगी। और ये जो रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसके अंदर एक बात तो हमें ये पता चलेगी कि इसकी कोई सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म जो है वो कभी भी 0 नहीं होगी, दैट विल बी ऑलवेज मोर देन 0। लेकिन हमें यह पता है कि उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को अगर हम लोग मैथमेटिकली जमा करें, उन सारों को जमा करें तो वो एक होल बन जाता है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, और वो होल नंबर क्या है उसका फार्मूला फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन, हम फर्स्ट टर्म 2 से स्टार्ट करें और कॉमन रेशो हमारी डिफरेंट हो तो हमें डिफरेंट पैटर्न्स नजर आते हैं। हमने कॉमन डिफरेंस में भी देखा था कि उसमें तो पैटर्न्स बड़े आसान थे। अगर आपका डी पॉजिटिव है तो जो है वो वैल्यू बढ़ती जाएंगी, डी नेगेटिव है तो वैल्यूज कम होती जाएंगी। लेकिन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर कॉमन रेशो अगर आपकी 2 है, पॉजिटिव है तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, नेगेटिव है तो भी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, लेकिन इनमें साइंस अक्सर चेंज होंगे, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चलेगी। लेकिन अगर कॉमन रेशो आपकी 1 से छोटी, 0 से बड़ी होगी तो फिर आपके लिए जो है वो एक बड़ा मजे का ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनता है, जिसे हम रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस प्यार से कहते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर कोई भी टर्म अगर आपने फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल nth टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसका फार्मूला होता है जी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो रेज टू पावर n-1। ठीक है जी, और n जो है यहाँ पे nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस जो है, इट इज अ सीक्वेंस वेयर द ईच न्यू टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ए कांस्टेंट नंबर टू द प्रीवियस टर्म। हम ऐड करते हैं, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इज समथिंग एल्स। हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के केस में डी को जो है ना वो माइनस लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये कुछ सीक्वेंसेस आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। इसी तरह से एक सीक्वेंस वेयर ईच न्यू टर्म इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो डेसिमल्स में भी हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा डेसिमल वाला जो हम लोग कहते हैं जी डिवाइड कर रहे हैं, फर्ज करें कि हमारी फर्स्ट टर्म है जी 2 और कॉमन रेशो है 1/2। तो इस तरह की कॉमन रेशो में सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि आप इसको डेसिमल में ले आया करें, अनटिल अनलेस के वो आपकी वो वाली फ्रैक्शन हो जो कभी खत्म नहीं होती। आपके पास 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है, 3/4 है, इस तरह की सारे सीक्वेंसेस को जितनी जल्दी हो सके इस तरह के सारे नंबर्स को जो फ्रैक्शंस में होते हैं उनको डेसिमल में ले आया करें, आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो हम लोग कहेंगे हमारी कॉमन रेशो है जी 0.5। अब हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशो 0.5 है, आप कैलकुलेटर पे करना है कैलकुलेट। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और कॉमन रेशो जो है वो है जी 3/5, तो इसको भी आप फटाफट जो है वो कैलकुलेट कर लें। 5/3 है, लेट्स सपोज 5/3 है, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लें। अब ये कितना आएगा 1.67। अब ये 1.667 जब नॉन रिकरिंग हो, यानी कि सारी चीज रिपीट हो रही है, ये 1.666 जो है ना ये रिपीट होता जाएगा, तो आप इसको 1.667 लिख सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेशन में थोड़ा सा राउंडिंग का फर्क आ जाएगा,
लेकिन आपके लिए कैलकुलेशंस करना आगे आसान हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो जो होती है वो मल्टीप्लाई करने को कहते हैं और ऐड करने को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि हम सीक्वेंस में ऐड करते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें हर नई टर्म जो है पीछे वाली टर्म से एक नंबर ऐड या मल्टीप्लाई करने से आती है, तो इनके दरमियान में एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस है या नहीं। तो हमें निशानी पता चल जाएगी किसी भी सीक्वेंस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की निशानी जो है वो क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सेकंड टर्म ले लें, उसको उसकी फर्स्ट टर्म से माइनस करें तो आपका आंसर डी के इक्वल आता है। ठीक है जी। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज n टर्म माइनस a इंटू n माइनस 1। उससे पीछे वाली टर्म से उसको अगर माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेम गोज विद कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, अगर हम लोग किसी भी सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं उसकी फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाती है। ठीक है जी, कॉमन रेशियो आ जाती है अगर हम डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। अब इसमें भी इसी तरह से है कि आप कोई भी टर्म को उससे पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कॉमन रेशियो के इक्वल आ जाएगा, कॉमन रेशियो के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, तो यहां से अगर आपको दो सीक्वेंस जो दो टर्म्स दी गई हो तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सीक्वेंस है, इफ इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। दो टर्म्स के दरमियान में सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना जो होता है वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए कम से कम हम कहते हैं कि हमें 3 टर्म्स दें ताकि हमें पता चले कि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस यूज कर रहे हैं या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो हम ये बात कर रहे थे कि कॉमन रेशियो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होती है, यानी कि कॉमन रेशियो अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम कहेंगे nth टर्म डिवाइडेड बाय उससे पीछे वाली n-1। ठीक है, कोई भी टर्म ले लें उससे पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कॉमन रेशियो के इक्वल आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों के सामने आ गया। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कि ये किसी भी दो टर्म्स का आपस में इक्वल होता है, हम लोग एक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर हमारे पास सीक्वेंस हो और हमें ये नहीं पता कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो हम लोग एक टेस्ट लगा सकते हैं। उस टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक। तो हम कहते हैं जी टेस्ट ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसी तरह से टेस्ट ऑफ जीपी भी होगा हमारे पास। टेस्ट ऑफ जीपी से मुराद ये है कि हमें ये पता चल जाए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टेस्ट क्या है, हम किस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को टेस्ट कर सकते हैं। और इसका फार्मूला है जनाब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अच्छा, अभी अगर हम इसी रिलेशन को सामने रखते हुए कुछ और कैलकुलेशंस करना चाहें तो हमें यहाँ पे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें पता चलती हैं। हमें ये पता है कि इन एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही है ना? अच्छा, अब हम ये करते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो सेकंड टर्म है उसको इधर ही रहने देते हैं, फर्स्ट टर्म उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास बनेगी जी थर्ड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म भी उधर चली गई और वहां से अब हम ले आ रहे हैं सेकंड टर्म इस तरफ, तो सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म हमारे पास इधर आ गई। इंटरेस्टिंग बात है, लिखवा देते हैं, वैसे ही सीधा सीधा ये बात याद कर लेना, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसी इक्वेशन से निकल सकती है। ये है जी 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। मैं इसको जमा करके अलग इसकी तरतीब चेंज कर रहा हूँ। ये जो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो सकता है, तो सेकंड टर्म जो होगी वो होगी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। चीजों को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करने को हम अर्थमेटिक मीन नहीं कहते थे? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी ये होती है कि दरमियान वाला जो नंबर होता है वो उसके दोनों साइडों के नंबर को जमा करके 2 पे डिवाइड करने, यानी कि उसका अर्थमेटिक मीन लेने से आती, यानी कि उसका अर्थमेटिक मीन लेने से आती। ना सिर्फ ऐसे है बल्कि अगर हम सेकंड टर्म के पीछे वाली 2 और आगे वाली 2 इनको भी जमा करके उसका मीन लें तो वो सेंटर में ही आती। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन जो होती है वो सेकंड टर्म, इसमें ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल होती है। इसी तरह से इन एनी जीपी, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी यही आपको जो है वो पैटर्न नजर आएगा।
इन एनी जीपी, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर भी हम कहते हैं जी थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये तो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की निशानी। अगर ये बात ठीक साबित होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि हाँ यार ये तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर हम इसको करें A1 को उधर जाके A3 से मल्टीप्लाई कर दें और A2 को इधर A2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो A1 मल्टीप्लाई बाई A3 शुड बी इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाई A2। क्या समझे? A2 मल्टीप्लाई बाई A2, A2 का स्क्वायर होता है और A1 इंटू A3 इस तरफ है। अगर मुझे A2 चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, A1 इंटू A3 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाती है। यानी कि वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो हम ये कह सकते हैं कि इन एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द मिडल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट टर्म। ठीक है, तो ये इनका रिलेशनशिप है जो हमें टेस्ट ऑफ सीक्वेंस से आइडेंटिफाई होता है कि हम लोग उसकी लेफ्ट और राइट वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की सेंटर वाली आइटम आ जाती है। और अब अगर हम लोग फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो है वो इनका वो आ जाता है अर्थमेटिक मीन, यानी कि सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अक्सर औकात हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस देखकर सॉल्व करना बड़ा आसान होता है अगर हम थोड़ा सा उसको गौर से देख लें। ठीक है, पूरे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक चीज याद रखिएगा कि nth टर्म जो है उसका फार्मूला a प्लस डी इंटू एन माइनस वन, और nth टर्म का फार्मूला a r रेज़ टू पावर n माइनस वन। थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको फार्मूले पता है और आपको आते हैं, तो इसलिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो का फार्मूला भी आप लोगों के सामने मौजूद है, और हमने टेस्ट ऑफ सीक्वेंस जो है इसकी बेसिस के ऊपर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की अंडरस्टैंडिंग भी अपनी डिस्कस की है। अब जरा आगे चलते हैं, टेस्ट ऑफ प्रोग्रेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर ही लेते हैं, हमारे पास कौन सा जो है वो मुश्किल काम है ये। तो प्रोग्रेशन का टेस्ट करना हो, अगर हमें ये देखना हो कि ये प्रोग्रेशन है, तो हमें कम से कम 3 टर्म्स चाहिए। 2 टर्म से हमें नहीं पता चलता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या कोई और प्रोग्रेशन। ठीक है जी, कम से कम यू नीड 3 टर्म्स टू आइडेंटिफाई। और अगर आप उनको जमा करें और इस तरह से चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड है जी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और राइट हैंड साइड है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाए एक दूसरे के, इधर भी जो है वो कुछ आंसर आ जाए और इधर भी कुछ आंसर आ जाए, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो देन वी कैन से कि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस। और इसी तरह से थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इज इक्वल शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो वो जो सीक्वेंस है वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला क्या है। आप लोगों को आते हैं फार्मूले, यहाँ पे लिखे हुए हैं, s इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2d प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस के सम का फार्मूला। सम क्या है जी? वो कहता है जी फर्स्ट टर्म से लेके 12वीं टर्म तक का सम बताओ क्या है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, sn इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है जी, ये फर्स्ट टर्म से लेकर 12वीं टर्म तक के सम का फार्मूला होगा। इसमें हम n क्या रखेंगे? n रखेंगे 12। फर्स्ट टर्म है, लेट्स सपोज जो भी है हमारी, हम 2 रख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हमें चाहिए होगा 5, और सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स जो है वो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला है जी s इज इक्वल टू 1 ओवर 2 n इंटू a प्लस l, हाफ ऑफ n इंटू ए प्लस एल। ए है हमारी फर्स्ट टर्म और l है हमारी लास्ट टर्म, जहां तक हम लोगों ने फार्मूला फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये l की जगह पे अगर a n लिखा होता तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है जी, l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, और क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम लास्ट टर्म को a n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 फार्मूले हैं जी, डिपेंड करेगा आपको डाटा कैसा दिया गया है। अगर आपको डाटा दिया गया हो जिस डाटा में ये वाला फार्मूला लगना है, फिर भी आप डी फाइंड आउट करके यही वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 2 फार्मूले आपको याद हो, लेकिन ये दोनों फार्मूले जो हैं ये एक ही रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई डाटा सेट नहीं है जिसमें ये वाला फार्मूला लगता हो और ये आप ना लगा सकते हो, इसलिए सिर्फ ये वाला फार्मूला भी याद हो जाएगा तो काम चल जाएगा। इट इज हाफ ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, एक और चीज देखिएगा, कभी कभार ऐसे होता है कि वो आपको कहता है भाई कि 10 से लेकर 20 तक की टर्म्स का सम फाइंड आउट करें। फर्स्ट टर्म आपको दे देता है, फर्स्ट टर्म है जनाब 5, कॉमन डिफरेंस है जी फॉर एग्जांपल 3 का,
और आपको कहता है कि 10 से लेकर 20th टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है जी। तो ऐसे सिनेरियो में आप ये वाला फार्मूला ज्यादा इजीली लगा सकते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस एल। अब देखें, आपने 10 से लेकर 20वीं टर्म तक का सम फाइंड आउट करना है, तो पहले तो आप ये देखें कि आपने कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। जब आप इस तरह की सिचुएशन फाइंड आउट करते हैं जिसमें नंबर्स के अलावा किसी और सीक्वेंस की या तरतीब की या डेज की कैलकुलेशन करनी होती है, तो इन सब में ना एक अचानक से बीच में एक 1 ऐड निकल आता है। 10 से लेकर 20 तक कितनी टर्म्स होती हैं? सोच के जरा मुझे बताएं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर फ्रॉम 10 to 20? 10 होती हैं, 11 होती हैं। कैसे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 11वीं किधर से आई? ये इसलिए आई कि हम 10 को भी एक काउंट कर रहे थे। नॉर्मली जब हम नंबर्स 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम 0th टर्म नहीं लिखते, हम 0 टर्म नहीं लिखते, हम कहते हैं पहली टर्म हमारी A1 है, हालांकि हम तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट होना चाहिए ना। जब आप लोग पाइथन पढ़ोगे, आपके कोर्स में है पाइथन, तो उसमें वो आपको कहता है कि 0 भी एक नंबर है। आपकी फर्स्ट टर्म जो होती है ना, वो उसको फर्स्ट टर्म नहीं कहता, उसको 0th टर्म कहता है। ठीक है। और जो आपकी जो A1 लिखी होती है ना, वो कहता है ये सेकंड टर्म है। सही है। वो क्योंकि कंप्यूटर कहता है भाई आप गलती करें, मैं तो ना करूं। सही है। कंप्यूटर की लॉजिक पूरी फॉलो नहीं करती इस चीज पे। खैर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमने डेज में से डिफरेंस निकालना होता है, जब नंबर्स में से डिफरेंस निकालना होता है, तो यस 20 - 10 जो होता है वो 10 ही होता है। लेकिन 10 से लेकर 20 के दरमियान में कितनी टर्म्स हैं, तो आपने बोथ इंक्लूसिव रखनी, दोनों इंक्लूड करनी है। 10 भी गिनती में काउंट करना है, 20 भी गिनती में काउंट करना है। तो ये आपकी 11 टर्म्स बनती हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि n = 11, और मैं 10th टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ, और फिर मैं 20th टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस फार्मूले में पुट करूंगा, आंसर निकाल दूंगा। कैसे? अभी करते हैं। देखो 10th टर्म क्या होगी? A10 विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस D इंटू n - 1, यानी कि 10 - 1। फर्स्ट टर्म है 5, D है 3, ज़रब 9, 9 दिया 27 और 5 कितना होता है जी? 32। तो ये मेरे पास जो है वो 10th टर्म जो है ये है जी 32। 20th टर्म जो है वो मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं। 20th टर्म जो होगी ये फर्स्ट टर्म प्लस D इंटू 19। फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3, ज़रब 19, तो ये कितना बनता है जी? 62। तो ये फार्मूला मैं यहां पे लगा सकता हूं, S = 1/2 हाफ ऑफ सम = 1/2 n 11 होगा क्योंकि 11 टर्म्स है, इनटू फर्स्ट टर्म इस वक्त मेरे पास 32 चल रही है, और लास्ट टर्म जो है वो 62 बताया आपने। ले जनाब। तो इस तरीके से मेरा सम ऑफ दीज टर्म होगा 10th टर्म से लेकर 20th टर्म तक। 517 ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट टर्म जो हमारी होगी वो अब ये हमारी स्टार्टिंग टर्म बन जाएगी, बेसिकली जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम कितनी सीक्वेंस का सम ले रहे हैं। तो ये फार्मूला हमें इस तरह की सिचुएशन में ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको फर्ज करें कि ये फार्मूला नहीं याद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई ऐसा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है जिसमें हम सिर्फ ये फार्मूला लगा सके, इसलिए ये फार्मूला करना है, याद कर ले, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर इसी सिनेरियो में ये होता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले जो है ना वो 10th टर्म फाइंड आउट करता, विच इज 32। ठीक है जी। उसके बाद 32 से मैं शुरू करता, ये मेरी फर्स्ट टर्म होती, और 20th टर्म जो होती वो मेरी उसके बाद आगे 11th टर्म होती। मेरी फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से मैंने उसको आगे कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वो 11th टर्म होगी जिसका सम फाइंड आउट करना है मैंने, जहां तक का सम फाइंड आउट करना है। तो बस इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास ये फार्मूले 2 हैं, आप इन दोनों को याद भी रख सकते हैं, इतना कोई मुश्किल फार्मूला भी नहीं है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू n और उसका हाफ कर ले, तो हमारे पास जो है वो आ जाता है क्या, हमारे पास आ जाता है सम ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है जी। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास सम का फार्मूला है a इंटू r⁻n - 1 ओवर r-1। ठीक है जी, r⁻n - 1 ओवर r-1। इसमें
जब हम लोग पढ़ते थे हमें दो फार्मूले बताए जाते थे। वो कहते थे कि अगर r पॉजिटिव हो, अगर r जो है वो 0 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा तो फिर ये वाला फार्मूला लगाएं, 0 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा तो ये फार्मूला लगाएं, अगर कॉमन रेशो आपकी नेगेटिव है तो ये वाला फार्मूला लगाएं। तो वो कैलकुलेशंस में आसानी के लिए होता था, क्योंकि उस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं होते थे। खैर इजाद तो हो गए थे, लेकिन हम उस वक्त तक हमें समझ नहीं आई थी कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के आने के बाद हमें ये कैलकुलेशन इस तरह से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको दो फार्मूले बताए जाते हैं तो उसकी जरूरत नहीं, आप एक ही फार्मूला याद कर लें, a × r⁻n -1 ओवर r - 1। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास सम ऑफ या फ्यूचर सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ द वैल्यूज जो कि 1 से लेकर n तक होंगी। तो 1 से लेकर n तक की वैल्यूज को अगर हमने सम करना है तो हम लोग सम ऑफ दीज वैल्यूज जो है ना लगा सकते हैं। फर्स्ट टर्म इंटू r⁻n -1 ओवर r - 1। दूसरा फार्मूला इसी तरह का होता था, फर्स्ट टर्म 1 - r⁻n और नीचे भी 1 - r लिखते थे आप। ठीक है जी, और ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम का भी यही फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कि आपने उसको सम टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है तो आप जो है वो इसी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। सर यहाँ पे कौन फार्मूला लिखा है, इसको नहीं समझ रहा है। किधर? ये जो 32 निकालना है किस फर्स्ट टर्म प्लस d इंटू n - 1, ये ऊपर वाला दो किस कौन फार्मूला है? इसमें से हमने ये इधर फार्मूला लगाया, ये वाला फार्मूला लगाया। हमने सिर्फ ये किया कि पहले 10th टर्म फाइंड आउट किया कि 10th टर्म बनती क्या है। ठीक है जी, 10th टर्म से शुरू किया, 10th से 20th तक जो इसकी टर्म है वो हमारे लिए इस तरह से कैलकुलेट होती हुई बनी। ठीक है जी, अब अगर हम आते हैं सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो इसके ऊपर भी हम लोग जो है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है विच इज थोड़ी बड़ी टर्म ले लेते हैं 32, और कॉमन रेशियो हमारे पास 0.5 की, और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं सम ऑफ n इज इक्वल टू 10 टर्म्स। फर्स्ट 10 टर्म्स का फार्मूला क्या होगा जी? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला क्या होगा? हम लोग फर्स्ट टर्म लगाएंगे 32, 0.5 रेज टू पावर 10 -1 ओवर 0.5 -1। तो क्या आंसर आता है जी? $63.93। सम ऑफ n इज इक्वल टू 100। पहली 100 टर्म्स का सम अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा? 32, 0.5 रेज टू पावर 100 -1 डिवाइडेड बाय 0.5 -1। 64 आ गया। अभी हम वैल्यूज 10 से 100 पे ले गए, आपका आंसर सिर्फ 64 आया है। ये क्या हुआ? अच्छा, सम ऑफ n इज इक्वल टू 1000 करते हैं, पहली 1000 टर्म्स का एक रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो सम है वो कितना होगा? 32 इंटू 0.5 रेज टू पावर 1000 -1 डिवाइडेड बाय 0.5 -1, 64। क्यों? क्योंकि यही बात जो हमने ऊपर की थी कि जब हमारे पास रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है तो अगले नंबर्स इतने छोटे होते चले जाते हैं कि वो टोटल वैल्यू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और टोटल वैल्यू जो थी वो हमारी उसी तरीके से हमने जो फाइंड आउट करना चाहिए थी वो कर ली थी। तो हर नई टर्म जो है वो छोटी होती चली जाती है, और इतनी छोटी हो जाती है कि वो हमारे टोटल के अंदर बहुत थोड़ा सा ऐड करती है। और इसका ये मतलब है कि जब हम लोग इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करते हैं, इसको रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं, अगर हम इसका इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज तक भी जो है वो अगर हम सम निकालना चाहेंगे तो भी हमारे पास जो आंसर होगा उसका प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, वो उसका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सम टू इन्फिनिटी इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, या माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय r - 1, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर होता है ना, ये वाला, ये इसका आंसर माइनस में आता होता है। ठीक है जी, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यानी कि 1 टू इन्फिनिटी जो है a इंटू 1 माइनस r कर लिया करें।
ठीक है जी, कॉमन रेशो को माइनस कर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आपको याद हो तो ये वही हमारा जो क्या नाम है, आपके पास एक फार्मूला होता था परपेचुटी का, ये उसी वही परपेचुटी का फार्मूला जो है वो यही से निकला है, जब हम लोग जो है ना वो आर से डिवाइड कर देते थे, पीरियोडिक पेमेंट को डिवाइडेड बाय आर किया करते थे। ठीक है जी, तो जनाब वापस आते हैं। तो ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हम लोगों ने ये बात की है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फार्मूला भी समझा है कि ये क्या होता है, इनके पैटर्न समझे हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के। अब यहाँ से जहाँ से हमने बात शुरू की थी वो ये थी कि क्योंकि पैटर्न्स जो होते हैं इनमें एक सीक्वेंस और एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो थ्रू आउट इसमें फॉलो करती है, इसलिए हम इस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की लॉन्ग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम जो एक्सट्रापोलेशन करते हैं वो भी हम लोग इसी चीज़ को जो है वो सामने रखते हुए करते हैं। सम टू इन ऑफ रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हम लोगों ने बात कर ली है, दिस कैन ओनली बी कैलकुलेटेड फॉर रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें कॉमन रेशियो जो है वो मोर देन 0 और लेस देन 1 होती है। ठीक है जी, यानी कि 0.5 है, 0.7 है, 0.25 है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों तरह से चल सकता है। साइन इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, सो द फार्मूला इज a ओवर 1 माइनस r, जिससे हम लोग इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज तक सम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सम वैल्यूज, आफ्टर सम नंबर ऑफ वैल्यूज आंसर बहुत ही छोटा होता चला जाता है। देखें, आपने फर्स्ट 10 टर्म्स का आंसर निकाला 63.94 बना, उसके बाद आप 100 टर्म्स का निकाल रहे हैं तो भी 64 बन रहा है, और उसके बाद आप 1000 टर्म्स का भी निकाल रहे हैं तो भी 64 बन रहा है, और इन्फिनिट टर्म्स का भी निकालेंगे तो भी 64 ही बनेगा, बिकॉज ये हमारे पास जो हर नई टर्म आ रही है वो बहुत छोटी बनती जा रही है। ठीक है, 1001वीं टर्म जो होगी वो बहुत छोटी होगी। चेक करके देखें, चलें अभी चेक करते हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हमारी जो है फर्स्ट टर्म जो है वो तो है 32, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10th टर्म क्या होगी? 10th टर्म इन अ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म इनटू r रेज़ टू पावर 9 करके आती है। फर्स्ट टर्म है जनाब आपकी 32 मल्टीप्लाई बाई 0.5 रेज़ टू पावर 9, तो 10th टर्म क्या बन रही है? 0.0625। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 100th टर्म क्या बन रही है? इसी फार्मूले में जहाँ पे 9 लिखा हुआ है उसकी जगह पे 99 लिख दें, तो 100th टर्म क्या बन रही है? 5.04, आगे 10 के साथ क्या लिखा हुआ है? -29। ओ तो अल्लाह भला करे, -29 का मतलब ये है कि 0 के साथ 28 दफ़ा 0 आएगा, 0.0000 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ठहर मैं पानी पी लूँ। अच्छा 26 27 28, उसके बाद नहीं 29वां जो है ना वो ये 0.5 के साथ होता है, ये इधर आएगा तो 28 के बाद 5 लगेगा, और उसके बाद आगे क्या है? 5 के बाद 5 के बाद क्या है? 048। ले जी, ये वो नंबर है जी आपका। तो इस बेचारी टर्म्स ने टोटल में क्या ही ऐड करना है, तो हर नई वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी होती जा रही है तो इट इज नॉट गोइंग टू ऐड समथिंग इन योर टोटल्स। ठीक है, और इससे अगली इससे भी छोटी हो जाएगी, कतरे कतरे से दरिया बनता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना, 100 टर्म्स है सर, इसको 99 क्या 0 हो गया? वो कैलकुलेटर कहता है कि बस अब मजाक नहीं देने करो, है क्या मजाक, कहता है कि यार मेरे से नहीं होगा, तुम तो शुरू ही हो गए। अच्छा, एक और चीज देखना जरा, पता है क्या होता है, ये जो 100th टर्म है ना, 100th टर्म के बाद जितनी भी टर्म है 101 से लेकर इंफिनिटी तक, 101 से लेकर इंफिनिटी तक, ये जितनी भी टर्म्स है ना, ये सारी मिला के 100th टर्म के इक्वल इसका आंसर होगा, इन सारों के सम का। 101 से लेकर इंफिनिटी तक ये जितनी भी लातदार टर्म्स हैं, इन सारों का सम कैलकुलेट करेंगे तो वो इतना ही होगा जितना कि 100th टर्म का है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर सीक्वेंस के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर जितनी भी जो भी एक नंबर आ रहा है ना इन्फिनिट रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर, वो उसके बाद वाले सारे नंबर्स को टोटल करके भी वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो हम ये कहते हैं कि जाओ तुम तो इतने छोटे हो कि तुम अब सारे भी इकट्ठे हो जाओ तो मेरा
मेरे बराबर ही हो गए, मेरे से बड़े नहीं हो गए, लेकिन वो सिर्फ तब है जब आपकी कॉमन रेशियो 0.5 होगी। ठीक है, तो ये बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये अगली टर्म्स इतनी छोटी होती जाती हैं कि इसके बाद इन्फिनिट टर्म्स सारी मिलकर भी इसके बराबर होती हैं, इससे बड़ी नहीं हो सकती अगर कॉमन रेशियो 0.5 है। कॉमन रेशियो 0.5 से बड़ी अगर हो तो फिर वो बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर 0.5 से छोटी हो कॉमन रेशियो तो फिर 101 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वो वैल्यूज इससे छोटी ही रहती हैं। तो जनाब ये था जनाब हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब डेफिनेटली इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको तंग करते हैं। अब वो जो मुश्किल सवाल हैं जो आपने देखे हुए हैं डिफरेंट टीचर के नोट्स में, वो सारी चीज़ें आप ज़रा थोड़ी सी हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली अब आई कैप के क्वेश्चन बैंक और आई कैप का जो उसके बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन हमें देखने में नजर आते हैं वो इतने को मुश्किल सवाल नहीं, ज़्यादा लंबे और ज़्यादा मुश्किल सवाल अब आपसे वो नहीं पूछता, लेकिन बहरहाल हम उसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जी, इसमें से हम लोग इसको क्विकली देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखते जाएंगे, साथ साथ में करते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं करता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ x सच दैट 4x 8x एंड 8x स्क्वायर विल फॉर्म ए जीपी। एक जीपी बन जाए तो बताएं कि ये x जो है इसकी क्या वैल्यू है। अब वो कहते हैं कि जी ये जीपी है, अगर ये जीपी है तो इसका ये मतलब है कि इन तीनों टर्म्स के अंदर वो रिलेशनशिप पाया जाएगा जो कि हम एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में देखते हैं, और वो रिलेशनशिप क्या है कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकलेगी, उस इक्वेशन में x होगा, x को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, यानी कि थर्ड टर्म है जी हमारी 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म विच इज 8x is equal to 8x divided by 4x। तो x x से कट जाता है, 8 4 से कट के 2 रह जाता है, इधर x x स्क्वायर से कट जाएगा यानी कि 1x रह जाएगा, और 8 8 से कट जाएगा, तो x मेरे पास कितना बच जाएगा 2। तो x जो है वो हमारे पास 2 है। तो जब भी कभी x आ जाएगा, जब भी कभी x आ जाए तो क्या करना है कि भाई साहब हमने x के साथ जो है वो बड़े तरीके से खेलना है। हमने कोई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें x हो। आप क्या समझ रहे थे, मैं इस x की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसको तरीके से खेलना है, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें वो x हो, और फिर उसके बाद हम उसको x को अलग करके कैलकुलेट कर दे, उसको अलग करके मारना है। ठीक है ना, तो उसको हमने अलग किया तो कैलकुलेशन जो है ना उसको अकेला कर दें। जब वो अकेला हो जाएगा, x हो जाएगा, तो वो अकेला रह जाएगा, तो दूसरी तरफ जो होगा वो उसका आंसर है। ठीक है, चले ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल वैसा ही है। 3 सिचुएशंस है, तीनों टर्म्स है सीक्वेंस क्वेश्चन का, ये एपी में आती हैं। तो फिर जरा बताओ x क्या है। तो इधर तो x आपने क्या करना है, x को अकेला कर देना है, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो होगा। उसने कहा जी बताएं इनमें से कौन सी जो है वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, तो ये आप बता देंगे 5 10 15 क्या एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। 2 कंसेक्टिव टर्म से तो पता नहीं चलता, हमें तीसरी भी देखनी होगी और टेस्ट ऑफ सीक्वेंस लगाना होगा। दैट यू कैन डू। 6 भी कर सकते हैं आप। 7 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्टिव नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। क्या ये बात ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। 2 कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वह कांस्टेंट वैल्यू होता है। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द कॉमन रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स हैव टू बी नॉन जीरो। ये नॉन जीरो होनी चाहिए, अगर जीरो होगी तो वो कोई एक सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है फर्स्ट टर्म जो है वो 30 है, कॉमन रेशियो जो है वो 0 है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बनी 30, दूसरी 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, हर नई टर्म उसको 0 से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ये सीक्वेंस है, ये 30 इसके साथ जो है वो सीक्वेंस फॉर्म ही नहीं करता। 0 को 0 पे डिवाइड करें और 0 को 30 पे डिवाइड करें, जो है वो ये एक बनता जचता नहीं है बात। एनीथिंग दैट इज नॉन जीरो। और अर्थमेटिक सीक्वेंस में तो खास, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में तो खास तौर पे 1 के साथ भी प्रॉब्लम होती है। 1 के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, सारा सीक्वेंस बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बात ठीक है। तो आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी। ए पर्सन सेव्स ₹100 इन द फर्स्ट मंथ, 200 इन द सेकंड मंथ, 400 इन द थर्ड मंथ। पहले महीने 100, दूसरे महीने 200, तीसरे महीने 400 एंड सो ऑन फॉर द 12 मंथ्स, 12 महीनों तक। तो 12 मंथ्स तक उसने जमा किया। कंप्यूट द टोटल अमाउंट सेव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स। तो पहले 12 टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है, जहां पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 100 है, और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो क्या 100 रुपये आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 200 माइनस 100, तो ये तो आ गया 100, लेकिन एक दफा और करना है
400 माइनस 200, तो ये तो आ गया 200। ये तो अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं। तो गौर से देखना है, अर्थमेटिक सीक्वेंस को चेक करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 टर्म्स आपको चाहिए होंगी। 3 टर्म्स होंगी तो पता चलेगा कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो हम लोग जो है ना वो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करेंगे तो आंसर आएगा 2, 400 तकसीम 200, और सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो आंसर आएगा 2, 200 तकसीम 100। इसका मतलब ये है कि ये तो भैया एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए फर्स्ट 10 टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ 10 टर्म्स 12 टर्म्स का फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट टर्म विच इज योर 100 इंटू आर विच इज योर 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1। 11 माइनस 1 होता था जी नहीं, 12, 2 रेज टू पावर 12 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। तो क्या आंसर है? क्या हुआ? -1 के साथ नहीं आता। नहीं तो कब देखा हमने फार्मूले में माइनस? आर एस टू पावर 12 माइनस 1, वो फाइनेंस का फार्मूला था। जवाब बताओ यार फटाफट, जरा फार्मूला दिखाते हैं जाके। डी ऑप्शन, डी 409 500। ये देखो जरा भैया फार्मूला, ए आर एस टू पावर एन माइनस 1। कौन सा ऊपर वाला? इससे ऊपर लेके जाना, ये राइस की कर रहा है। नहीं तो वो nth टर्म का है ना, हमने सम फाइंड आउट करना है, हमने nth टर्म नहीं फाइंड आउट करना, हमने सम फाइंड आउट करना है। सम का फार्मूला और है, nth टर्म का फार्मूला और है। अच्छा जी, 12 नंबर अब आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हिस्टोरिकल रेवेन्यू डिटेल ऑफ ए कंपनी आर एज फॉलोज। पास्ट में उसका रेवेन्यू पहले साल 45 मिलियन था, दूसरे साल 51.75 मिलियन हुआ, तीसरे साल 59.5125 मिलियन हुआ। इसमें इंक्रीज आता चला जा रहा है। अब हमने ये देखना है कि इन तीनों ईयर्स में जो इंक्रीज है वो किस पैटर्न से है, ताकि हम चौथे साल का रेवेन्यू जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। और इंटरेस्टिंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यही वाले पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन आती है। वो इसी तरह से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है और देखता है कि यूजर जो है वो किस तरह से बात करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूजर को नहीं पता कि पेन जो है वो क्या है, ठीक है, लेकिन उसको ये पता है कि पेन और राइटिंग दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा यूज करते हैं। तो उसने इन दोनों के दरमियान में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बना दिया है, और उस कोरिलेशन की बेसिस के ऊपर जब भी कभी पेन का जिक्र आता है तो उसे पता चल जाता है कि यार ये तो राइटिंग वाली कोई बात हो रही होगी। इसलिए इसके बाद उसने दुनिया के तमाम वर्ड्स के साथ कोरिलेशन डेवलप किया है और ये आइडेंटिफाई किया है कि वर्ड्स जो है कौन से वर्ड के साथ ज्यादातर आते हैं। ठीक है, ये रिग्रेशन मॉडल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रेडिक्टिव मॉडल है, जिसके साथ उसने ये कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि अच्छा इसके साथ फलां चीज़ आती है, इसके साथ ये आती है, ये आती है। जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनके साथ आप देखिए कि उसने कितना स्ट्रॉन्ग उसकी कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन होंगी, जिसके बाद वो एक रिग्रेसिव प्रेडिक्टिव मॉडल की तरफ गया है कि यहाँ पे वर्ड के बाद क्या आएगा। हम लोग कोई चीज़ यूट्यूब पे या गूगल पे लिखना सर्च करते हैं और आगे से हमें सजेशंस मिलना शुरू हो जाती हैं। वो कहाँ से आती है? वो पैटर्न्स हैं, पैटर्न रिकग्निशन है। वो उसने आइडेंटिफाई किया है कि भाई यूजर्स ये चीज़ लिखता है तो उसके बाद क्या लिखता है, और उसके बाद उसने ज़्यादा लिखी जाने वाली चीज़ों को टाइम के साथ कोरिलेट किया। उसने उसके बाद वहाँ पे मौजूद जो एक एरिया के लोग हैं उनके साथ कोरिलेट किया, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ कोरिलेट किया। और जब आप लिखते हैं, जब आप जैसे ही आप यूट्यूब पे लिखने लगते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करने लगते हैं, तो आपके सामने PRC के लेक्चर्स आ जाते हैं। वो उसने आपके पैटर्न्स जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, और पैटर्न्स की बेसिस पे उसने आपको लेक्चर्स दिखाना शुरू किए हैं कि यार ये यूज़र जब भी आता है, जो यूज़र जिसकी जो है ना वो ये लाहौर में रहता है फॉर एग्जांपल, या CA कर रहा है, तो जब भी ये यूट्यूब पे जाता है ये कोई गलत बात सर्च नहीं करता, ना कोई गाने ना कुछ और, ये सिर्फ PRC 4 के लेक्चर सर्च करता है, PRC 1 के लेक्चर सर्च करता है। तो जनाब इसी तरह से ये पैटर्न रिकग्निशन है जो आप लोगों के पास आ गई है। तो जनाब पहली टर्म है जी 45, तो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाता जी 15%, 12-13% आएगा क्या? 1.15, वही ना 15%, 1.15। और यहाँ से ये करें तो क्या आंसर आता है? 59.5125 डिवाइडेड बाय 51.75, 1.15। इसका मतलब ये है कि ये आपकी
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि हर नई टर्म पीछे वाली टर्म को 1.15 मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 2023 का आंसर 595125 को 1.15 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। क्या समझे? तो 2023 की सेल्स कितनी होंगी जनाब? देखिए ना, फर्स्ट टर्म थी 45, सेकंड थी 51.75, तीसरी आ जी 59.5125। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.15, और इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.15। तो हमारी कॉमन रेशो जो है वो इतनी बनी, और फोर्थ टर्म जो है वो थर्ड टर्म को कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करने से आएगी, और वो कितनी है भैया? 68.44 मिलियन। तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस तरह से सीक्वेंसेस और सीरीज को भी यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बात आई है तो अभी हम कर लेते हैं। कभी कभार वो परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज बताता है, ठीक है? फर्ज करें वो कहता है कि वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 15%। तो जो भी इंक्रीज हो रहा होता है बेसिकली वो 1 में ऐड होता है। तो 1.15 विल बी योर कॉमन रेशो। इसी तरह से डिक्रीज बाय, वो कहता है जी हर नई टर्म इज बीइंग डिक्रीज्ड बाय 10%। तो जो डिक्रीज बाय होता है वो 1 में से माइनस होता है और हमारे पास कॉमन रेशो निकल आती है विच इज 0.9। तो इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय, इंक्रीज बाय के केस में 1 में ऐड करें तो कॉमन रेशो आ जाती है, और डिक्रीज बाय 1 में से माइनस करें तो कॉमन रेशो आती है। अब देखें यहाँ पे, जैसे मैंने अंदाजन बताया कि यार ये तकरीबन को 15% बन रहा है, तो नया जो वैल्यू है वो पीछे वाली वैल्यू में 15% इंक्रीज करके आ रहा है। जरा इंडेक्स नंबर को जेन में लेकर आए, हम कर चुके हैं। इंडेक्स नंबर में क्या होता है, हम कहते हैं कि न्यू वैल्यू 51.75 डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू 45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 115%। हम कहते हैं कि इसमें 15% इंक्रीमेंट आ रहा है हर साल पीछे वाली वैल्यू से। जो हम पिछले साल के साथ कंपैरिजन करते हैं, आपको याद होगा हम कहते थे न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें परसेंटेज चेंज पता चलता है। तो ये परसेंटेज चेंज 15% का निकलेगा। या हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया, 1.15 आंसर आया, जिसमें से 1 जो है वो इंक्रीज को शो कर रहा है और 15% जो है वो कितनी परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है वो शो कर रहा है। तो बेसिकली इस पैटर्न से भी हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय के केस में जो इंक्रीज का मतलब है, अगर 15% इंक्रीज है तो हमारी कॉमन रेशो 1 में वो परसेंटेज इंक्रीज ऐड करने से आ जाती है, और डिक्रीज बाय के केस में 1 में से वो माइनस करने से आ जाती है। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी का है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द शेयर प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज डिक्रीजिंग बाय 15%। इसका मतलब ये है कि कॉमन रेशो है। एक तो ये है कि डिक्रीजिंग बाय परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा जी, उसमें भी तो इंक्रीज डिक्रीज होता है अरिथमेटिक में। हाँ, लेकिन परसेंटेज में नहीं होता। परसेंटेज जो है वो क्योंकि नंबर को मल्टीप्लाई करने से आती है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ही होता है। ठीक है जी, 15%, तो कॉमन रेशो 1 माइनस 15% यानी कि 0.85 विल बी योर कॉमन रेशो। इफ द शेयर प्राइस टुडे इज 200, आज फर्स्ट टाइम जो है वो 200 है, व्हाट विल बी द शेयर प्राइस आफ्टर 4 years, 4 साल गुजरने के बाद प्राइस क्या होगी। आज की तारीख में 0 पे हम लोग खड़े हुए, तो यहां पे जरा याद रखिएगा टुडे इज 0, तो 4 साल के बाद 1 साल, 2, 3 और 4 हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी कि ये हमारी पहली टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। बेसिकली हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। ये वही चीज होगी जब हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं, जब हम ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जरा थोड़ा ध्यान से करना होगा कि आज हम खड़े हैं, ये आज की है फर्स्ट टर्म 200, और उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड ये आएगी हमारे पास 0.85, बोले तो 170। उसके बाद इस साल यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी, तो हम लोग फिफ्थ टर्म बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू आर रेज टू पावर n-1। ये टर्म फाइंड आउट करने के लिए r-1 जब सम करना होता है, सम का मतलब है सारी टर्म्स को जमा कर दें, और n जो फिफ्थ टर्म है इसका मतलब सिर्फ वो 5वीं टर्म बताएं क्या होगी। ठीक है,
तो फिफ्थ टर्म जो है, फर्स्ट टर्म हमारी होती है जी 200 इंटू आर इज कॉमन रेशो, कितनी है जी 0.85 रेज्ड टू पावर कितनी होगी जी 4, क्योंकि हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है ना, तो n-1 4 होगा। कितना बना जी 104.40। ठीक है, ये जो हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है ना, इसका सम का जो फार्मूला होता है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला होता है। ये आपको इसी तरह से आपको याद होगा, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन में भी पढ़ा था। डेप्रिसिएशन के अंदर नेट बुक वैल्यू का एक फार्मूला होता है, सही है, उससे हम लोग उसकी नेट बुक वैल्यू की कॉस्ट निकाल लेते हैं कि उसके बाद कौन सी जो है ना वो वैल्यू बन जाएगी। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 200 रुपीज, और हम चाहते हैं कि 4 साल के बाद उसकी जो है ना वो नेट बुक वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारी जो है ना ये जीरो टर्म फर्स्ट टर्म है, ये पहले साल के एंड पे, ये दूसरे, ये तीसरे और चौथे साल के एंड के ऊपर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कहते हैं हमारा डेप्रिसिएशन रेट जो है, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू लेट्स सपोज 20% है, तो हमारा नेट बुक वैल्यू रेट क्या होगा जी? नेट बुक वैल्यू रेट 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट करके आता है, ये पढ़ा था हमने। तो 1 माइनस 20% बोले तो कितना होगा जी 80%। तो पहले साल 200 का 80% लगाएंगे तो पहले साल के एंड की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, उसका 80% लगाएंगे दूसरे साल के एंड की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, उसका 80% लगाएंगे तीसरे साल के एंड की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, और उसका 80% लगाएंगे तो चौथे साल की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये कहा था कि एसेट की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई नेट बुक वैल्यू रेट रेज टू पावर टाइम, जितने साल की आपने कैलकुलेशन करनी है। तो 1 साल, 2, 3, 4, तो 4th ईयर पे आप चले जाएंगे। ठीक है जी, जो अभी हमने 4th ईयर ये भी निकाला ना, 80% का 4th ईयर। ठीक है, हालांकि 80% नहीं 85 होना चाहिए था, 0.85 रेज टू पावर 4। आपने 85 करके कैलकुलेट किया ये ऊपर वाले सवाल में, ये 104.40। ठीक है, 0.8 पे कम आ रहा था, 0.85 है बेसिकली, ये यहाँ पे 85 ही है, तो 85 ही होना चाहिए था, मैंने वो गलती से 8 लिख दिया, रेज टू पावर 4। और अब ये देखें, इस एग्जाम्पल के अंदर भी जो हम ले रहे हैं, इसमें भी अगर हम चौथे साल के एंड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो n-1 करके भी हम वहीं पे आ जाते हैं। तो 200 इंटू 0.8 रेज टू पावर 4, ये हमने फार्मूला उधर भी पढ़ा था, शायद मैंने उस वक्त बताया था कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है। ठीक है, मुझे याद है शायद मैंने बताया। ये भी कर सकते हैं कि 20% लेते रहे 200 का एंड फिर उसको रिमूव करके 200 में से माइनस कर दें 4 साल का। नहीं, डेप्रिसिएशन जो होती है वो हर साल 200 पे थोड़ी होती है, 20% हर साल 200 में नहीं होता। 200 का 20% लेंगे जो आंसर आएगा वो आपका डेप्रिसिएशन होगी उस साल की। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बाद अगले साल की डेप्रिसिएशन लेनी हो तो उसे मजीद 20% से करते हैं। ये ठीक है। यही है। हाँ, नेट बुक वैल्यू को 20% पे करते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह से वो बनता है हमारा। देखो कॉस्ट ये ईयर 0 पे ऊपर होती है, इसके ऊपर जो है ना वो हम लोग डेप्रिसिएशन रेट, फॉर एग्जांपल 20% डेप्रिसिएशन रेट है और ये 80% नेट बुक वैल्यू रेट है। ठीक है जी, इसका बाद फिर अगले साल फिर हम इसका 20% डेप्रिसिएशन और 80% नेट बुक वैल्यू रह जाती है। ठीक है, ये हमारी डेप्रिसिएशन है ऑफ ईयर 1, ये नेट बुक वैल्यू है ऑफ ईयर 1। उसके बाद ये हमारा डेप्रिसिएशन ईयर 2 है और हमारा ये नेट बुक वैल्यू ईयर 2 है। थोड़ा सा एक और साल बनाते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर इस 80 का मजीद पार्ट करते हैं। ईयर 3 की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी आएगी? 20% किसका? इसका। ठीक है जी, और ये हमारी नेट बुक वैल्यू 80% किसका आएगी? इसका। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक साल की डेप्रिसिएशन दी गई हो, उससे अगले साल की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की जा सकती है। ये जो अगले साल की डेप्रिसिएशन है, पिछले साल की डेप्रिसिएशन का 80% होगी जो नेट बुक वैल्यू का रेट है, और इसका मजीद 80% लेंगे तो वो उससे अगले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हर साल की डेप्रिसिएशन के अंदर भी 80% का जो है वो कंपैरिजन होता है, यानी कि इसका 80% लें ये आ जाएगा, इसका 80% लें ये आ जाएगा। और इसी तरह से नेट बुक वैल्यू में भी यही होता है कि इसका 80% लें ये आ गया, इसका 80% लें ये आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से इन दोनों के दरमियान में
कंपैरिजन चलता है, नेट बुक वैल्यू का भी और डेप्रिसिएशन रेट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, थोड़ा लंबा सवाल आ गया जी। ताहिर, अरसलान एंड रहीम वांट्स टू डिवाइड टोटल ऑफ ₹180 बिटवीन देमसेल्फ। अच्छा, 180 इन तीनों में डिवाइड होगा, ताहिर, अरसलान और रहीम में 180, यानी कि इन जो तीनों को जो पैसे मिलेंगे वो उनका टोटल 180 होगा। ओके, इन सच ए वे दैट ताहिर रिसीव्ड लीस्ट अमाउंट, ताहिर सबसे कम पैसे लेगा, एंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय ताहिर एंड रहीम इज 10। ताहिर और रहीम के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 10 रुपये है। इज ₹10 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय ताहिर एंड अरसलान। वेरी गुड, ठीक है जी। प्रोवाइडेड रहीम रिसीव ₹70, व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अरसलान। तो ताहिर, अरसलान, रहीम, इन तीनों में अमाउंट डिवाइड होगी, ताहिर, अरसलान और रहीम में। इन तीनों की अमाउंट को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर 180 तो आना ही चाहिए, क्योंकि इन तीनों में पैसे डिवाइड होंगे। आगे चलते हैं जी, उसने कहा जी, फिर आप दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। ताहिर रिसीव्ड लीस्ट अमाउंट, ताहिर को सबसे कम पैसे मिलेंगे, एंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय ताहिर एंड रहीम, यानी कि आर में से टी माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, दैट इज 10 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय ताहिर एंड अरसलान। यानी कि ताहिर और अरसलान की जो अमाउंट है, ताहिर को सबसे कम पैसे मिलेंगे, तो इसका मतलब है आर माइनस टी नहीं करना पड़ेगा, आर माइनस टी किया और उसके बाद 10 ऐड कर दिए अरसलान माइनस टी के दरमियान में, तो हमारे पास इनकी एक दूसरी इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है जी, वर्ड से इक्वेशन बनानी है। देखो जरा गौर से पढ़ते हैं, दोबारा अगर नहीं समझ आई तो। उसने कहा है कि ताहिर रिसीव्ड लीस्ट अमाउंट, ताहिर सबसे कम पैसे लेगा। ओके, दूसरी बात, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय ताहिर एंड रहीम, रहीम और ताहिर के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ये येलो हाईलाइटेड है, आर माइनस टी, इस चीज की वो बात कर रहा है। इज 10 मोर देन, ये ज्यादा है उस चीज से जो कि डिफरेंस बिटवीन ताहिर एंड अरसलान, यानी कि अरसलान और ताहिर के पैसों में जो डिफरेंस है उससे ज्यादा है येलो वाले, यानी कि येलो वाले फिरोजी वालों से ज्यादा है। तो येलो और फिरोजी वालों को बराबर करना होगा, तो येलो फिरोजी में कुछ ऐड करना पड़ेगा जो कि 10 है। तो इससे हमारी इक्वेशन इस तरह से बनती, आर माइनस टी इज इक्वल टू 10 प्लस ए माइनस टी। ठीक है जी। रहीम जो है उस भाई को मिले हैं जी 70 रुपए, ठीक है, तो पुटे पुटे काम तो ये खुद कर रहे हैं। रहीम को मिले हैं जी 70 रुपए, तो जहां जहां पे रहीम की वैल्यू लिखी है वहां पे हम 70 लिख देंगे, उसके बाद हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें, रहीम जो है, अगर पहली इक्वेशन में आर को मैं 70 लिख देता हूं तो टी प्लस ए कितना बन जाएगा, ये आर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टी प्लस ए 110 बन जाएगा। ठीक है जी। और इधर अगर हम आर की जगह पे 70 लिख दें, उसने कहा जी रहीम को 70 रुपये मिलेंगे, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 70 माइनस टी इज इक्वल टू 10 प्लस ए माइनस टी। अगर हम इसको थोड़ा सा और बेहतर करें तो 10 प्लस ए माइनस टी एक ही बात है, टी इधर ले जाते हैं, ए जो है उसको अलग कर लेते हैं, ए इधर ही रहेगा, 10 को हम उधर ले जाते हैं और माइनस टी को उधर ले जाते हैं, तो माइनस टी उधर जाके प्लस टी हो जाएगा, माइनस टी उधर जाके प्लस टी हो जाएगा, तो 70 माइनस टी प्लस टी, और ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा, तो ए जो है वो हमारे पास टी से कट जाएगा, तो ए हमारे पास 60 आ गया। तो दूसरी इक्वेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ए 60 आ गया और टी जो है वो फिर वो कितना आया, अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह पे 60 रखूँ तो टी मेरा 50 आ गया। तो उसने क्या कहा था, अरसलान ने कितने लिए हैं, तो अरसलान ने लिए हैं जनाब 60, और भाई को सबसे कम पैसे मिले थे, सबसे कम पैसे भी इसको मिले थे। ठीक है जी, यही कहा था ना उसमें, रहीम रिसीव्ड व्हाट अमाउंट रिसीव्ड बाय अरसलान, ताहिर को सबसे पैसे कम, ताहिर को सबसे कम पैसे मिले, ताहिर को 50 रुपए मिले। ठीक है जी। तो इस तरह से एक सवाल है जिसमें थोड़ी सी उसने आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी चेक की है, यही वाली प्रैक्टिस करनी है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं सर ये तो समझ नहीं आया सवाल हमें, ये तो इस तरह के और सवाल आगे तो कैसे करेंगे, तो आपने घबराना नहीं है, गौर करना है सवालों के ऊपर, इसके बहुत सारे रूल्स हैं, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस है। अगर ये छोटी क्लासों में आपकी नहीं हुई तो आप परेशान ना हो, ये आप आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी इंट्यूशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ें अब अगर दोबारा से इस तरह का सवाल आ गया तो क्या करेंगे। इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस करते जाएं, इसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस करते जाएं,
तो आपका ये सही तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, अब मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें इसको रोकना पड़ेगा और क्लास क्योंकि एंड कंक्लूड हो गई है। कुछ क्वेश्चंस इसके आपने आगे ही फर्दर ये क्वेश्चंस करके आने, ये क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं, आपकी बुक के सवाल नहीं, ICAP के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, आपने इसको आगे करके आना है और जो सवाल आपसे नहीं होंगे वो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इस पूरे वीक में हमने यही 4 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारा सिर्फ प्रोबेबिलिटी रह जाएगा जो कि नेक्स्ट वीक का टारगेट है। ठीक है, तो यही 4 चैप्टर जो पहले हम लोग चैप्टर्स कर चुके हैं उनकी जो प्रैक्टिस अगर आपके उसमें से कोई सवाल रहते होंगे तो क्वेश्चन ऑन डिमांड भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है।